हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है चुनाव आयुक्त। देखिए, हाल ही में भारत देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो हम आज के इस वीडियो में ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर करेंगे। साथ में हम यह भी देखेंगे पिछले कई सालों से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करके समझाऊंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन बने हैं? कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार बने हैं। देखिए, भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त थे, याद रखना है आपको। केरल केडर के आईएएस अधिकारी 1988 बैच के हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ये पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब ये नया कानून क्या है, इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर कुछ कानून में बदलाव किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी। देखिए, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नियुक्त किया गया है। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार रिटायर्ड होने वाले हैं। ठीक है, अभी कौन थे सीईसी? अभी कौन थे? राजीव कुमार थे। इनकी जगह अब कौन आएंगे? ज्ञानेश कुमार। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2019 तक रहेगा। देखिए, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू है अभी, और ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, और इसमें और कितने व्यक्तियों को इस पद पर रखा जाता है ये भी हम आगे कवर करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आप बताइए। यहाँ ये जो प्रश्न है ये कई बार आ चुका है। ऑप्शन डी वाला सी हो जाएगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये कौन थी? तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वीएस रमा देवी। ठीक है, वीएस रमा देवी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आपको याद रखना होगा। ऑप्शन बी सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में वर्णित है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, तो 1952 में। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। भारत में पहली बार स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। ठीक है, 51-52 के मध्य में हो गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो देखिए, निर्वाचन सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी जो है ये निर्वाचन आयोग की होती है। और भी इसके क्या प्रमुख कार्य है जो आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य है, जैसे इनके मुख्य कार्य है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं। परिसीमन मतलब कि कितनी सीटें कहाँ से बटेंगी, है ना। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना इनका कार्य है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं, जैसे अभी जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, आप और बहुत सारे तृणमूल पार्टी, बहुत सारी जो पार्टीज हैं इनको मान्यता कौन देता है? तो इन विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता भी कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह भी जो इनको मिलते हैं ना, ये भी निर्वाचन आयोग ही देते हैं। चुनाव करवाना कार्य है इनका। और देखिए, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो इनके यही तैयार करते हैं। निर्वाचन आयोग जो होता है ना, ये तैयार करते हैं कुछ रूल्स वगैरह। अब देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? पहली बार महिलाओं को मत देने का जो अधिकार है 1926 में दिया गया था। देखिए, 1926 से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? चुनाव जैसी जो भी बैठक वगैरह होती थी तो उसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं रहती थी। तो कब की बात करें? 1926 से पहले की। ठीक है, इससे पहले महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी चुनाव प्रणालियों में, लेकिन 1926 के बाद एक अधिकार दिया गया इनको।
अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, किसे देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। कौन? अन्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो जो हमारे यहाँ पर चुनाव वोटिंग वगैरह होती है, तो ये किस देश में भी सेम इसी प्रकार से होता है? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में भी इसी प्रकार से चुनाव कराए जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना। अगला है, राज्य में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ना, वो वाला सही होगा। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे कहा जाता है रिटर्निंग अधिकारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 में क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी जो संस्थाएं हैं, इनमें से कौन सा एक लक्षण समान है सब में? तो देखिए, ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं होती है। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इस सब के बारे में संविधान में लिखा गया है कि इनका गठन किस प्रकार से होना चाहिए। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन वो चलाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो होते हैं देश के राष्ट्रपति। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वह किसको है? चुनाव आयोग को। ठीक है, चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होता है कि वो विभिन्न राजनीतिक दल, जिनके अभी हमने नाम डिस्कस कर लिया, उनमें वैसे बहुत सारे दल होते हैं, ये चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय दल हो, इनको दर्जा कौन देगा? मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड अवधि नहीं है। देखिए, मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? ये जब होते हैं जब समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या रखी गई थी? तो वह है 18 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो ये कर दी गई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में। देखिए, आप चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे, लेकिन उस समय जो 21 वर्ष का व्यक्ति था वो मतदान किया करता था। ठीक है, लेकिन 1989 में क्या होता है कि उम्र घटा दी जाती है और 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? 21 वर्ष थी पहले, लेकिन साल 1989 में क्या होता है? 18 वर्ष उम्र कर दी जाती है। मतदान देने की आयु है ना। चलिए अगला है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी क्या है? 18 वर्ष है। अगला है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किस में निहित है? तो भारत का सर्वोच्च आयोग में। अगला है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ईवीएम चुनाव कब से हो गए थे? 1952 में हमारे देश में चुनाव हुए थे, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, स्वतंत्र होने के बाद की बात है।
1952 में पहली बार चुनाव होते हैं, लेकिन ईवीएम का प्रयोग तब नहीं किया जाता था। तब पर्ची वगैरह होती थी, टिक वगैरह लगाया जाता था। लेकिन 1998 की बात है, तब से ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, कब से? 1998 से, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इसके बारे में हम जानते हैं। यह ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था। कब ये पहली बार किया गया था? 1982 में। ठीक है, टेस्टिंग वगैरह चल रही थी उस समय। 50 बूथों पर ही वोटिंग हुआ था ईवीएम के माध्यम से, है ना। उसके बाद नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, काफ़ी समय बाद आप देख सकते हैं 1982 में कहाँ होता है पहली बार? केरल में होता है। उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इनकी विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया जाता है ईवीएम का। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बनता है। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। मतलब 2004 में ऐसा होता है, पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कराया जाता है ईवीएम के माध्यम से। ठीक है, उसके पहले तो बस छुटपुट कुछ राज्यों में ही ये टेस्टिंग वगैरह चल रही थी इसकी, है ना। अब देखिए 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। 2009 से इस चीज़ को फिर फिक्स कर दिया गया है, और अभी बीच में मांग उठती रहती है कि ईवीएम को बैन कराना है। ठीक है, अब देखिए ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इस मशीन की मदद ली जाती है। वीवीपीएटी एक मशीन होती है, उसकी मदद ली जाती है ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए, है ना। अब देखिए वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। अब देखिए वीवीपीएटी का चुनाव होता है, इसका इस्तेमाल कब हुआ? 2013 में ही हुआ था। मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है ईवीएम को अच्छी तरह से इस्तेमाल किए हुए। अगला प्रश्न देखें, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर देना चाहिए? तो देखिए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव का प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? कितने समय के लिए ये इस पद पर रहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो ये 6 वर्ष के लिए इस पद के लिए बनते हैं। ठीक है, या फिर अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष पूरे हो जाए, या फिर इनकी 65 वर्ष उम्र हो जाती है तो ये रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला देखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि के बारे में हम जानते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग होते हैं और अन्य वहाँ पर व्यक्ति अलग होते हैं। अब देखिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है। मतलब यहाँ पर उम्र में देखा जाए तो 3 साल यहाँ पर घटा दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर यह डिस्कस करेंगे कि चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं। देखिए चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई भी संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 का 2 कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, लेकिन संख्या फिक्स नहीं है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, आज़ादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। लेकिन क्या होता है, 16 अक्टूबर 1989 की बात है, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इनकी सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इससे चुनाव आयोग जो था एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। ठीक है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो है ही, प्लस यहाँ पर 2 और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। ये जो नियुक्तियाँ हैं नवा जो आम चुनाव हुआ था इसमें की गई थी। ठीक है, इससे पहले यह एक कानून बना दिया गया था। अब देखिए 2 जनवरी 1990 की बात है,
वीपीसी सरकार आती है, इन्होंने ये जो नियम था इसमें संशोधन किया, मतलब बदलाव किया। चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया, मतलब इसमें वापस से अब सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिया गया और जो अन्य चुनाव आयुक्त थे इनको हटा दिया गया, ठीक है, वीपीसी सरकार के द्वारा। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश जारी की और 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, ठीक है। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव तो आयुक्त तो है ही, साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। ये इसका कुछ थोड़ा सा इतिहास था। तो देखिए सरकारें आती है और अपने हिसाब से बदलाव करती रहती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए नया कानून क्या कहता है, जिसके तहत जो ज्ञानेश कुमार है वो इस नए कानून के तहत बने हैं अभी वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। ये जो नया कानून आया है ये क्या कहता है, देखिए 2 मार्च 2023 की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सिलेक्शन पैनल में CJI को शामिल करना जरूरी था, ठीक है। 2023 की बात है। CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे और CGI शामिल होगी, ठीक है। ये सबको शामिल करना था, इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार ही इसका चयन किया करती थी, है ना। लेकिन यह जो कमेटी है CEC और EC के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी, इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएगा, तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह जो प्रोसेस है तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती, ठीक है। फिर 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल पास किया जाता है। केंद्र सरकार CEC और EC की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यालय से जुड़ा एक नया बिल लेकर आती है। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगी। अब इसे प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मतलब जो CJI पहले थे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, उनको इस पैनल से बाहर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से CJI को बाहर कर दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उनको हटा दिया जाता है। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया था। ये जो नया कानून है इस पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी, ठीक है। इस कानून पर विपक्षी दलों का क्या कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो CJI होते हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये यहाँ पर नहीं है, तो इसमें जो स्वतंत्र या फिर निष्पक्ष जो चुनाव हो सकते हैं उसमें कुछ डाउट जनता के मन में आ सकता है, ठीक है। और देखिए इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया, ठीक है। इस विवाद के बाद भी नियुक्त किया था और ये भी कोर्ट में पेंडेंसी है। 19 फरवरी को इसके ऊपर सुनवाई होनी बाकी है कि ये जो नया कानून लेकर आए हैं इसके तहत नियुक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को फाइल कर दिया गया है। तो अभी और भी आगे पता चलेगा कि ये जो ज्ञानेश कुमार है ये जब भी हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये बने रहेंगे कब तक के लिए नहीं, इस चीज़ के लिए आप आगे तक अपडेट ज़रूर रहना, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है। कमेंट करके बताइएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, और अगर कुछ नया अपडेट आता है तो वीडियो ज़रूर बना दी जाएगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ बुक्स परचेस करनी है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, बहुत सारी बुक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी बुक्स आपको पसंद आती है आप परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रिव्यू करना है, घर पे बुलाना है बुक्स को और सिर्फ देखना है, चेक करना है कि बुक्स अच्छी है नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और वापस से रिटर्न भी कर सकते हैं उन बुक्स को। आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट टैग्स मिल जाएंगे, जो भी बुक बेस्ट रहेगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।